करंट एलिमेंट या करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेट किया था, और उसमें हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था, और सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पर और साथ ही साथ एक्सिस पर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। और दूसरे एम्पियर सर्किटल लॉ का एक हम लोगों ने एप्लीकेशन लिखा था। तो हम ये सोचते हैं कि अब एक दो प्रॉब्लम जो बोर्ड ने पूछे हैं इधर 1-2 साल में, उसको सर्कुलर कॉइल के करंट के बेस पे पहले कर लिया जाए, देन वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के बेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन आता है वो इस तरह से कुछ फ्रेम होता है। पहले तो आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r, यही तो होता है। और एक्सिस पे कितना होता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 ब्रैकेट में अंडर ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2 होल, है ना, ये होता है। अब इन पर क्वेश्चन देखिए, एक 17-18 में 2 साल क्वेश्चन एक पूछा सीबीएसई ने, कहा कि 2 कॉइल हैं, 2 कॉइल्स, और दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, दोनों परपेंडिकुलर प्लेन पर हैं, 2 आइडेंटिकल कॉइल कंटेनिंग different current and are in perpendicular plane, calculate the net magnetic field at the center। मैं उसका फिगर देखो बनाते हैं, किसी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, 17-18 2 साल पूछा था इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहले लिख लो, फिर इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 1 एम्पियर एंड √3 एम्पियर आर फ्लोइंग एज shown in figure, are flowing as shown in figure, calculate the net magnetic field, calculate the net magnetic field। ठीक, एक क्वेश्चन और हम बात करेंगे, एक तो ये, एक कुछ प्रीवियस क्लास और पहले एक कुछ साल में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी लिखो, हम फिगर से। इन गिवन figure how much current and in what direction, how much and in what direction current is flowing in semicircular coil so as to magnetic field at the center, is 0 in given figure, so as to magnetic field is 0 at center is 0 in given figure। फिगर पहले देख लो क्या दिया था, फ्लो हो रही है। इस थर्ड जो कि क्या है, सेमी सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट और उसकी डायरेक्शन निकालना है। तो पहला सब लोग करोगे, है कि नहीं, पहला सब लोग सॉल्व करो। हेलो भाई, देखो एक ध्यान दीजिए कि एक ये कॉइल है ऐसे, मतलब कैसे से रिंग रखा होगा, अगर ये रिंग है तो ऐसे रखा होगा ये, इसका मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा, बोलना, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और एक कॉइल ऐसे रखा और करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगा। तो ये देखो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, इस पहले वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर बनेगा B1, और दूसरे वाले की वजह से कैसे बनेगा B2। दोनों के बीच एंगल कितना है, इतना बात समझ में आ रहा है, बोलना। अब B1 देखिए कितना है, हम कहेंगे कि भाई B1 इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, इक्वेशन है B का। तो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई की वैल्यू 1 रख देता हूं अपॉन 2r, ठीक। उसी तरह से B2 कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 3
म्यू नॉट और करंट कितना है √3 सर सर 1 सेकंड सर, ये 90 डिग्री कैसे फॉर्म हुआ है बता। अरे भैया वही तो बता रहा हूं मैं। पहला कॉइल कैसे है, ऐसे रखा है, ठीक है ना। करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी, ठीक। अरे यही तो होगा, ऐसे करोगे तो ये कॉइल ऐसे रखी है, ऐसे, तो ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उधर ही बनेगी ना, समझा। जी सर। अब ये दूसरी कॉइल कैसे रखी है, ऐसे रखी है, इस तरह से रखी है, और करंट कैसे फ्लो हो रही है, ऐसे। तो नीचे की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली एक्सिस बताएगी। तो दोनों के बीच कितना हो गया, 90 डिग्री हुआ। कंफर्म हो रही डायरेक्शन, बोलो। तो B1 इतना आ गया, इतना आ गया, B2 इतना आ गया, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो B नेट कितना आना चाहिए इसके लिए, √B1² + B2², बोलना। यही तो होगा रिजल्टेंट। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, उनका रिजल्टेंट √A1² + B²। तो यहां से आप रख दो भाई। अगर यहां से रखोगे तो आप पाओगे क्या, μ0/2r² प्लस μ0/√3/μ0/2r का स्क्वायर, बोलना। यहां से आपको क्या होगा, μ0/2r कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। μ0/2r का स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर कर सकते हो। अंदर क्या बच रहा है, 1 + 3 है कि नहीं, बोलना। तो आपको मिलेगा 4 × μ0/2r का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हट जाएगा, या इसको 2² लिख दो, ऐसा करके 2 × μ0/2r का स्क्वायर कर देते हैं, और 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो हो जाएगा √μ0/2r का होल स्क्वायर, r का स्क्वायर। तो हो जाएगा आंसर μ0/r, बोलना। यस सर। कोई समस्या इसमें, नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। दूसरे वाले चले। अब दूसरा वाला देखिए। दूसरा वाला क्या है, ये पहला मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो। 3 तरह के कॉइल हैं। पहले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किधर, देखना, ऐसे ऐसे कर्ल करो फिंगर को, थंब आपको बताएगा। इनवर्ट बनेगा पहले की वजह से, ये B1 है, और B2 क्या बनेगा, आउटवर्ड बनेगा B2, बोलना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। जो कुछ भी रिजल्टेंट आएगा उसका इक्वल और अपोजिट ये थर्ड बनाना चाहिए, तभी 0 आएगा, है कि नहीं। तो पहले इन दोनों का पहले हम B1 और B2 निकालते हैं। B1 कितना है भाई, μ0I/2r, ये तो है, और कुछ है। और μ0I की वैल्यू कितना, सारी वैल्यू दी है। μ0I की वैल्यू कितना दिया है, 2 एम्पियर, 2 है, और R कितना दिया है, 10 0.1, 2 × 10⁻⁻, ये 10 है ना, 0.1 का तो क्या करना है ना, ठीक है। ये 10 म्यू, क्या कितना आ जाएगा, ये 10 म्यू, 10 म्यू, हाँ आ जाएगा ये 10 × μ0। क्लियर। B1 हमारे पास कितना आ गया, 10 × μ0। उसी तरह से ये किधर बन रहा है, B1 इनवर्ट। B2 कितना है, B2 के लिए भी इक्वेशन μ0I/2, और कितना आएगा, μ0I कितना है, 5/2 × r कितना है, 20, यानी 0.2, बोलो। ये कितना आ जाएगा, 12.5 μ0। B2 इसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, आउटवर्ड। रिजल्टेंट निकाल लीजिए। B नेट इन दोनों का निकालिए पहले। B नेट क्या हो जाएगा, कौन सा, B2 बड़ा है, B2 - B1 आएगा, और B2 - B1 कितना आ जाएगा, आपको 2.5 μ0, बोलना। 2.5 μ0, क्लियर। अब किधर है ये, आउटवर्ड है, ये बड़ा है ना, तो इधर ही आएगा।
इस दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया 2.5 म्यू नॉट, और किधर बाहर की तरफ, यही तो है। अभी नेक्स्ट क्या है, ये किधर बनाना चाहिए, एक तो अंदर बनाना चाहिए, अभी होगा। और कितना बनाना चाहिए 2.5 म्यू नॉट बनाना चाहिए। तो अंदर बनाने के लिए करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंदर बनाने के लिए करंट कैसी फ्लो होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो पहला आंसर ये है कि जो I3 है वो कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज होना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू कितना बनना चाहिए, इतना बनना चाहिए। तो देखो मैं ये लिखता हूं कि फॉर बी नेट एट सेंटर, बी नेट इक्वल टू 0 एट सेंटर, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसके लिए होना चाहिए कि जो B3 होना चाहिए, B3 इक्वल टू 2.5 म्यू नॉट होना चाहिए, और किधर होना चाहिए, इनवर्ट होना चाहिए, इनवर्ट होना चाहिए। B3 इतने होना चाहिए और किधर होना चाहिए, इनवर्ट होना चाहिए, इसके थ्रू जो बनाएगा। और इनवर्ट देयरफॉर करंट कितना होगा, हमने बताया था कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो किधर होगी, आउटवर्ड। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको रूल लगा के देख सकते हो, क्लियर बने। तो इसके यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ I3 क्या होगी, बोलना भाई, क्लॉकवाइज है कि नहीं। अब करंट कितनी होगी ये देखो, इधर लिख दें क्या, इसको रफ कर दें, इधर ही लिख देते हैं क्या करना है। तो देखेंगे कि फील्ड के लिए देखिए, एक तो B3 कितना बनना है, 2.5 म्यू नॉट बनना है, और ये सेमी सर्कुलर कॉइल की वजह से बनना है। इसके लिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/2 म्यू नॉट I by 2R, है कि नहीं। अब देखो 1/2 म्यू नॉट I, म्यू नॉट I की वैल्यू कितना है वहां पे आपको निकालना है, 2 into R कितना है 50 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 म्यू नॉट, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल करिए, और फिर I इक्वल टू हो जाएगा 2 आएगा यहाँ से, बोलना 50 सेंटीमीटर यानी 50 into 10⁻², आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 यानी 2.5 into 2 यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.0 एम्पीयर। अब ठीक है कि नहीं। अब इसको नोट कर लो। मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन सब लोग कर ले जाओगे, ये सर्कल वो सर्कल जैसे भी है कर ले जाओगे क्या सब लोग। तो अगर इस तरह का दो दिया जाए तो उसको करना सब लोग घर से, कि दो सर्किल कुछ इस तरह से सर्कुलर कॉइल दिए जाएं, दोनों आइडेंटिकल दिए जाएं, इसमें I करंट फ्लो हो रही हो, और इसके एक्सिस से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और यहां से एक कॉइल ऐसा है जिसका रेडियस R है और इसका रेडियस 2R, इसका रेडियस कितना है 2R है, और इसमें करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर, और ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो क्या यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन ये लिख लो और इसको करना तुम लोग खुद से टाइप। ये एक्सिस वाली लगेगी यहाँ पर, देखिए 2, एक सेकंड से फिगर पहले लिख लो, पहले क्वेश्चन क्वेश्चन two circular coil are arranged as shown in figure. Two circular coil are arranged as shown in figure. Their axes are intersect at point P. Their axes are intersect at point P. Calculate the net magnetic field at P. At point P, calculate the net magnetic field at P. ठीक।
तो इसको कैसे करेंगे, एक्सिस वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे और वहां पे रिजल्टेंट निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं आपके, सीबीएसई ने फ्रेम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है। अभी रब करेंगे, एम्पियर लॉ पढ़ते हैं हम लोग। क्या पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ। और एम्पियर लॉ का जो एप्लीकेशन है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का उसका मेथड है। लॉ क्या करता है कि किसी भी टाइप के करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जा सकता है, यही तो लॉ है। अब उसमें एक अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर है समझिए, या एक सर्टेन टाइप का कंडक्टर है जिसको हम यहाँ पे सोलेनाइड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। अब ये सोलेनाइड क्या है जरा सा देखो। सोलेनाइड के लिए एक केस है कि एक इंसुलेटर का बेसिकली एक प्लास्टिक या वुडन सिलेंडर, और उस सिलेंडर के लिए कंडीशन है कि उसकी जो लेंथ होगी वो उसके क्रॉस सेक्शनल रेडियस के 4 टाइम्स से बड़ी होनी चाहिए, ये कंडीशन है। सोलेनाइड के केस में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कंडीशन क्या है कि वो जो ये सिलेंड्रिकल पाइप होगी जिस पर हम वायर रैप करके सोलेनाइड बनाते हैं, उसकी लेंथ जो होगी इज ग्रेटर देन 4 टाइम ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल रेडियस, ये इसकी होनी चाहिए। तो उसको हम पहले देखिए क्या है वो। एक्चुअली ये एक हम क्या ले रहे हैं, सिलेंड्रिकल पाइप ले रहे हैं। क्या है ये, सिलेंड्रिकल पाइप इस तरह का, ठीक। इसकी जो ये लेंथ होगी वो लेंथ की कंडीशन क्या होनी है, ग्रेटर देन 4 टाइम्स ऑफ आर, ये कंडीशन सोलेनाइड के साथ। अब इस पाइप पर हम क्या करते हैं, कंडक्टर को क्लोजली स्पेसिंग करके क्लोजली स्पेस कंडक्टर रैप करते हैं। कैसे देखना है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से कंडक्टिंग वायर क्लोजली इस तरह से इसे रैप कर दे रहे हैं। तो ये एक सिस्टम बन गया जिसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनाइड बोलते हैं। करंट इसमें कैसे फ्लो हो रही है, इस तरह से। ये एक समझिए इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। इस सोलेनाइड के वजह से हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं और इसके एक्सिस पे निकालना चाहते हैं। अब इस सोलेनाइड का एक्सिस क्या होगा, जो इस सिलेंडर का एक्सिस होगा, ये एक्सिस है इसका। इस एक्सिस पे हम क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एक्सिस इन द सेंस इसी सोलेनाइड के अंदर हम निकालना चाहते हैं। एक्सिस पे हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैग्नेटिज्म और मैटर पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे कि भाई सोलेनाइड एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, तब वहां पे बात करेंगे। अभी यहाँ के लिए क्या बात करना है, हमको यहाँ पर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक। अब ये कैसे निकाला जाए, और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक ही प्रिंसिपल है, या तो हम बायट सेवर्ट लॉ लगाएं, पर बायट सेवर्ट लॉ लगाने के लिए क्या होता है, एक छोटे सेगमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। या फिर हम एम्पियर लॉ लगाएं। एम्पियर लॉ क्या है कि एक हम क्लोज बाउंड्री एज्यूम करें जिसमें ये सारे करंट आ जाएं और उस क्लोज बाउंड्री के लिए हम एम्पियर लॉ लगा दें।
क्लोज बाउंड्री जिसको हम एम्पियरियल लूप बोलते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए कि उस पे मैग्नेटिक फील्ड बराबर रहनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल रहनी चाहिए, तो क्या होगा, नॉर्मल होगी मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा, ये सारी कुछ चीजें ध्यान में रख के हम लगाते हैं। तो आप हमको ये बताओ कि इस एरे से, इस टाइप के अरेंजमेंट से किस ज्योमेट्री का एम्पिरियन लूप लिया जाए। इस सिलेंडर लेके क्या करेंगे आप, लूप का मतलब क्या है, क्लोज बाउंड्री जिसमें करंट आ जाए। यहाँ पर कितनी करंट है, अगर हम यहाँ पे करंट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं कितनी करंट है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं क्या कि लेट स्मॉल n बी द टर्न ऑफ, अरे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, स्मॉल n बी द टर्न ऑफ पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा, सच दैट टोटल टर्न, बोलना भाई, अगर ये लेंथ कितनी है l है, तो टोटल टर्न कितना हो जाएगा n इंटू l, और इसको मान लो कैपिटल N, ठीक। कितने करंट हो गई, अगर इसमें करंट I फ्लो करा रहे हो तो इस सिस्टम में कितनी करंट है, I इंटू कैपिटल N, इतनी करंट है ना इसमें। अब इस करंट के लिए हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हम कैसे निकालें, बोलना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक एम्पिरियन लूप एज्यूम करेंगे, एक ऐसा एम्पिरियन लूप जिसमें ये सारे करंट आ जाएं। भाई एम्पिरियन लूप हम क्या करते हैं, उस सारे करंट को कवर कर लेते हैं, और उसके लिए एम्पियर लॉ लगाते हैं क्या कि उसका जो B डॉट dl होएगा वो कितना होगा, 1 म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होएगा, यही तो होगा। तो यहाँ से देखो हम एम्पिरियन लूप कैसा लेते हैं, हम कहते हैं कि स्क्वायर समझिए, और स्क्वायर को इस सिलेंडर से पास करिए, ऐसा पास करिए कि आधा सिलेंडर, आधा स्क्वायर इधर हो आधा ऊपर हो, कुछ इस तरह का एक स्क्वायर लीजिए ऐसा जो कि ऐसे पास हो, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया PQRS। अब इस स्क्वायर का क्लोज लूप है, इस स्क्वायर में क्या सारे करंट आ रहे हैं, बोलना, यस, सारे करंट आ रहे हैं ना। अब जब सारे करंट आ रहे हैं तो दूसरा काम हमको ये देखना है कि जरा सा हम सिमेट्री देखें कहां पर होगी, क्या देखें, सिमेट्री देखें कहां पर होगी। अब ये जो ये वायर है ये कैसा वायर, सर्कुलर है ना, ये इतने सारे सर्कल आएंगे, और सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, अगर ये सर्कल है, सर्कुलर कॉइल है, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, सबको जिस तरह की करंट इसमें फ्लो हो रही है, एक सर्कुलर कॉइल है ऐसे, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे सोच पाते हो किस तरह से बनेगी, अगर ये पॉइंट ले लिया जाए, अरे ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ऐसे घूमेगी, यहां से जाएगी, ऐसे बाहर निकलेगी, यही तो होता है, रूल लगा के देखिए। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या ऐसे होगी, यहां से जाएगी, इस पॉइंट से बाहर निकलेगी, है कि नहीं। और इस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इधर से जाएगी और इधर से बाहर निकलेगी, है कि नहीं, यही तो बनेगा, यही तो होगा, बोलना। यस सर। तो ये भी तो वही कॉइल है। तो सोचो कि इस पॉइंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस लाइन पर टेंजेंशियल बनता जाएगा क्या, सोचो ये वाली लाइन जो हमने ये स्क्वायर क्या लिया है, रेक्टेंगल लिया है, QR लाइन क्या इसी से ऐसे पास करेगी ना, है कि नहीं, QR लाइन ऐसे ही पास करेगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लाइन के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर 0 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। बहरहाल क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है कि ये एम्पिरियन लूप इसके लिए लेना ठीक है कि नहीं, बोलना, ये एम्पिरियन लूप लेना ठीक है ना इसके लिए। तो अगर ये ठीक है तो हम कहेंगे कि लेट ए रेक्टेंगुलर एम्पिरियन
एम्पीरियन लूप, कैसा एम्पीरियन लूप ले रहे हो? रेक्टेंगुलर PQRS किस तरह से ले रहे हो? इन सच अ मैनर so as to it longitudinal cut in the सोलेनाइड। सोलेनाइड को कैसे कट कर रहा है? लॉन्गिट्यूडनल कट कर रहा है। एक क्रॉस सेक्शनली कट होता है और एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनली कट होता है। ठीक है ना? ये समझ पा रहे हो भाई? so as to हाफ पोर्शन जो है, हाफ ऑफ द रेक्टेंगल is inside the solenoid, and half is out। क्या बात समझ पा रहे हो भाई? या समझो कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन हमने ऐसे पास कर दिया इससे, जिसका आधा पोर्शन इधर है, आधा। अब इस पर देखिए, देन बाई एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ लगाइए। क्या है एम्पियर लॉ? एम्पियर लॉ है लाइन इंटीग्रल V डॉट dl इक्वल टू म्यू आई टाइम्स ऑफ करंट समेशन ऑफ करंट या नेट करंट। अब हमने कहा कि सिमेट्री ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पर इस लाइन के लिए सिमेट्री अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है कि नहीं है? तो देखो हम इसको क्या करते हैं, हम कहेंगे देयरफॉर लाइन इंटीग्रल B डॉट dl, ये किसके लिए ले लें? P, ये क्या ले लिया जाए? यहाँ से शुरू किया जाए PQ के लिए, है कि नहीं भाई? PQ के लिए प्लस, और एंगल भी देखते चलिए साथ ही में, ये मैग्नीट्यूड लिखते हैं। कॉस कितना हो जाएगा? 0। भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का और इस लाइन के बीच एंगल कितना है? 0। ठीक है? अगर ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर कॉइल है, इस तरह की अगर एक कॉइल रखी गई है, ध्यान दो, ऐसे, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? उधर की तरफ होगी। तो इस लाइन में और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 बन रहा है ना। यहाँ पर हमने क्या पा गए? 0। ये कंफर्म हुआ? cos 0 लिखे यहाँ पे, बोलना। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये है और QR क्या है? परपेंडिकुलर है, प्लस लाइन इंटीग्रल क्या लिखा जाए? QR B डॉट dl cos 90। क्या लिख पाना? ठीक बात है ये? समझ में आ रही है ना बात है? इसी तरह से लाइन इंटीग्रल B डॉट dl, इसका कितना लिख दिया जाए? SR करते तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो SR के लिए लिखेंगे cos 0। ठीक लिखा मैंने? प्लस लाइन इंटीग्रल SP B डॉट dl cos 90 लिखेंगे। अब cos 90 तो 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 ही कर दो डायरेक्ट। ठीक, ये टर्म 0 कर देते हैं डायरेक्टली। इन सब का इक्वल टू कितना होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I। कितनी करंट है? N इंटू I, या स्मॉल n इंटू L इंटू I, है कि नहीं? तो हम देखो क्या लिखते हैं, करंट कितनी है? स्मॉल n इंटू L इंटू I। टर्न कितना है? n इंटू L, और एक टर्न में करंट I, तो n इंटू L इंटू I। क्लियर? अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पर, यहाँ की बात करते हैं, और इसको बहुत ध्यान से देखना सब लोग। इसका एक क्रॉस सेक्शन हम वहां बना रहे हैं। इस सोलेनाइड का अगर हम क्रॉस सेक्शन ले इस तरह से, ट्रांसवर्स सेक्शन ले, नॉट क्रॉस सेक्शन, तो ट्रांसवर्स सेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा। अगर उसको कट करते हो, सोचो उसको क्या किया हमने? कट कर दिया, ऐसा दिखेगा क्या?
बोलना भाई, ऐसे तो होगा। इस पाइप को अगर कट कर दिया जाए तो पाइप कैसा दिखेगा? सोचो, ये सिलेंडर है, इसको ऐसे कट कर दिया वायर सहित, तो ऐसा कुछ दिखेगा? और उसमें करंट जरा देखना कैसे दिख रहा है। करंट में इससे रेड वाले से बनाता हूं। एक करंट क्या होगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे ही करंट है ना, इसमें तो नहीं डाउट है, यही है करंट। बोलना भाई, इस पॉइंट पर थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बता पाओगे क्या है? ऐसे डाउनवर्ड नहीं, ये देखो जैसे ये है ना, तो ऐसे बनेगी, यहां से जाएगी, ऐसे निकलेगी, यहां से ये सर्कुलर बनेगी ना भाई। थोड़ा सा इसको आप समझना पड़ेगा, ऐसे ही तो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। करंट नीचे जा रही है सर। ऐसे ही तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक, इस वायर को थोड़ा दूर बनाते हैं। जी सर। इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी वैसे जैसे ही ये बनेगी बनेगी। जैसी बनी। ऐसे यस ऐसे बनेगी ना, ऐसे ही बनेगी ना। ये वाली की क्या ऐसे बन रही है, और ये वाले की कैसे बन रही है? ये वाले की ऐसे बन रही है, देखो दिख रहा है। इस पॉइंट पर देखिए, ये कैसे आ रही है, ऐसे, और ये वाली कैसे जा रही है, ऐसे। इस पॉइंट पर देखिए, एक ऐसे है, एक ऐसे है क्या? तो ये सरफेस के जो करीब रहेगी वहां पर फील्ड दोनों जीरो कर देंगे क्या? क्योंकि करंट तो सेम है ना। ये लाइन क्या एकदम सरफेस के करीब है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि B = 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर वायर देखिए एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। यस सर। तो नियर द सरफेस ये जो PQ लाइन है वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि जो नेबर वाले कंडक्टर हैं एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। तो बात मैं लिखता हूं यहां पर, एंड at surface of solenoid, near the surface of solenoid, बोलना भाई, at near the surface of solenoid मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। मैग्नेटिक फील्ड 0 है। क्यों 0 है ये? कैंसिल बाय द नेबरिंग कंडक्टर, कैंसिल बाय द, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। नेबरिंग लूप, बोलना भाई। तो इसलिए ये भी 0 हो गया, यानी PQ के पास क्या होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो यहां से देयरफॉर आप मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखोगे क्या? आप सिर्फ क्या बच रहा है, लाइन इंटीग्रल SR वाला सेगमेंट पे फिर से जा रहा है, B.dl cos 0 की वैल्यू 1 इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n इंटू L इंटू I। अगर इसकी लेंथ कितनी है L, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बोलना। अब B तो कांस्टेंट है यहाँ पूरे लाइन पर, तो हम पाएंगे B इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ dl म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n L इंटू I, और dl को जब इंटीग्रेट करोगे तो L आ जाएगा, म्यू नॉट टाइम n L इंटू I, L से L कैंसिल करेंगे और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n इंटू I, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अब एक चीज और समझिए, ये जो सर्कल से ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, सर्कल से ये मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी ना, इस सेगमेंट से ऐसे घूमती, तो जहां जैसे घूम पाती हमने एक कंडक्टर और लगा दिया, अब इतनी दूर तक सीधी जाएगी, फिर एक कंडक्टर लगा दिया, जहां घूमना चाहिए इसको वहां पर एक कंडक्टर और आ गया, फिर सीधी जाएगी। इस तरह से इस पूरे लाइन में मैग्नेटिक फील्ड कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। देखना, मैग्नेटिक फील्ड यहां से जो यहां से निकलती, मान लो यहां से क्या होती, निकलना शुरू करती, यहां पे घूमती है, यहीं पे सर्कल बनाती ना। सर्कल हमने नहीं बना दिया, हमने क्या किया, सीधा लेके गए ऐसे यहां तक,
यहाँ पर भी हम क्या लेके गए, सीधा लेके गए वैसे। क्यों? क्योंकि रैपिंग बहुत क्लोजली किया, ऐसे ऐसे, है कि नहीं। अब यहाँ के बाद तो घूमेगी, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ के बाद अगर घूमेगी तो यहाँ से निकलेगी, देखना इधर ही निकलेगी ना। इस लास्ट वाले कंडक्टर की सोचिए, बाहर निकलेगी और बाहर निकल के ये क्या करेगी, घूमेगी, कैसे, ऐसे, और फिर ये इस तरह से आएगी। ये वाली भी घूम के क्या करेगी, ऐसे आएगी, ये वाली भी घूम के ऐसे आएगी। बस आएगी कि नहीं आएगी, है कि नहीं भाई। तो ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकली और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इस दौरान मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रेट चल रही पूरे सोलेनॉइड। क्या कंफ्यूजन है जी, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, नोट कर लो तब करते हैं। चलिए इसको रख करते हैं, इसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ते हैं। ये पूरा ऐसे सिलेंडर क्या था, सोलेनॉइड था, या ये क्या है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है। इसको बेंट करके एक सर्कल बना दिया जाए, इस सोलेनॉइड को बेंट करके क्या बना दिया जाए, एक सर्कल बना दिया जाए, तो वो एक पाइप का सर्कल बनेगा कुछ इस तरह से। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड क्या डिवाइस है कि अगर हम सोलेनॉइड को बेंट करके क्या बना दें, सर्कल बना दें, तो वो कैसा दिखेगा, रोशनी बड़ी थी। तो इसमें वही वायर की कंडीशन क्या है, ये कुछ इस तरह से आएगी। ये वही क्लोजली स्पेसिंग वायर है जो सोलेनॉइड के केस में रैप किए गए थे। इसमें करंट कैसे फ्लो हुई, ऐसे फ्लो हुई। बोलना, ये हो गया हमारा क्या, टोरॉइड हो गया, ठीक है कि नहीं। अब ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, हम मान लेते हैं इसका रेडियस r है। अब यहाँ पे एम्पीरियन लूप सोचिए कि किस तरह का एम्पीरियन लूप होना चाहिए जिससे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जा सके। सर्कुलर आएगा तो कोई करंट नहीं आएगा। ऐसे बीसी में ले लीजिए ना, वही एरो की जगह एनुलर डिस्क नाम सुने थे, एनुलर डिस्क क्या था, एनुलर डिस्क सीडी देखे, सीडी एनुलर डिस्क होता है। ये कुछ टाइप का सरफेस अगर इसमें से पास कर दिया जाए जो कि इसको इस तरह से कट कर रहा है, तो उस टाइप का सरफेस कैसा होगा देखना। एक उसका पार्ट ऐसे आएगा यहाँ पर, इसका रेडियस मान लेते हैं r1 है। एक तो इधर बाहर से जाएगा, इसका रेडियस मान लो r2 है। एक
पॉइंट यहां से होके जाएगा ऐसे, समझ रहे हैं? ये 3 सरफेस हो गए, 3 लाइन हो गई समझो, या 3 क्लोज बाउंड्री हो गई। कौन कौन सी हो गई? ये फर्स्ट, ये सेकेंड वाली उसी मिल जा रही है क्या? चलिए, ये सेकेंड और ये थर्ड, ठीक। ये 3 टाइप का क्या एम्पीरियल सरफेस हो सकता है। ये एम्पीरियल सरफेस हमने क्या माना कि एक ऐसा सरफेस माना जो कि इसको इस तरह से कट कर रहा है, एनुलर डिस्क टाइप का सरफेस हमने मान लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? एम्पियर लॉ लगा सकते हैं। हमारे पास 3 बाउंड्री मिली है, एक फर्स्ट, एक सेकेंड और एक थर्ड। यहाँ सारा कुछ एजम्पशन वही है कि स्मॉल एन विद द टर्न ऑफ द पर यूनिट लेंथ, और अब यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर है कि नहीं? तो देखिए वो सारी बातें लिखते हैं कि लेट ए टोराइड क्या है पता चला? सोलेनाइड को बेंड करके सर्कुलर शेप दे दिया जाए। ए टोराइड ऑफ रेडियस आर contains small n turn per unit length। बोलना भाई, पर यूनिट लेंथ कितना है? स्मॉल n टर्न। तो टोटल हमको टर्न बता देंगे कितना हो जाएगा। सो फॉर टोटल टर्न, बोलना भाई, टोटल टर्न कितना हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू एन। अगर एक टर्न में करंट आई है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2 पाई करंट कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एन इंटू आई। क्लियर? ये हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि लेट ए एम्पीरियन लूप इन सच अ वे इट विल शेप ऑफ द एनुलर डिस्क। मुझे लग रहा है एनुलर डिस्क समझ पा रहे हो? यस सर। कि बीच में क्या है? खाली है, एक बाहर लाइन है और एक इधर लाइन, ठीक है ना? लेट एम्पीरियन लूप इन सच अ वे, किस तरह से है? इट कंटेन्स, एक ऐसा है, बोलना, 3 सर्कुलर रिंग, फर्स्ट सेकेंड है थर्ड, 3 सर्कुलर रिंग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नाउ फॉर एम्पियर लॉ, बोलना भाई, बाई एम्पियर लॉ। एम्पियर लॉ लगाइए, क्या लगाते हो? लाइन इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I। अब यहाँ पर कितने क्लोज बाउंड्री है? 3 है, तो तीनों के लिए लगाएंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ 1v डॉट dl प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ 2v डॉट dl प्लस लाइन इंटीग्रल 3v डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट कितनी है? 2 पाई आर एन एल। 2 पाई आर एन एल। कौन सा NI n इंटू आई। कैपिटल आर लिख लो, चलो। हाँ, ठीक है ना? तो अगर इसको कैपिटल आर लिखे हो तो सेकंड वाले सर्कल का भी रेडियस कैपिटल आर ही है, यहीं तक तो माने हो रेडियस सेंटर से, तो ये सेकंड वाले का भी हम क्या मान लेंगे? कैपिटल आर ही है, ठीक है ना? यहाँ से बना दे, चाहे रहने दे, बना, ठीक। अब हम सबका लिख रहे हैं, ध्यान देना, सब पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल ही होगी यहाँ पर, तो कॉस सब में क्या होगा? 0 होगा। अब बताओ, इसमें कोई करंट आ रही है, एकदम सरफेस के पास है, जैसा कि सोलेनोइड में था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 0। तो इसको हम क्या 0 लिख दें? जी सर। सेकंड वाले में करंट आ रही है, यहाँ पर होगा,
थर्ड वाला भी सरफेस के पास है तो इसका भी क्या लिख दें, 0, यस है कि नहीं। अभी हमारे पास क्या मिल गया, ध्यान देना, लाइन इंटीग्रल फॉर सेकंड बाउंड्री b डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 2 पाई r n into i, और b dl को इंटीग्रेट करना होगा 2 पाई r n into i। dl को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे लेंथ आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R, b into 2 पाई कैपिटल R इक्वल टू कितना हो जाएगा, नॉट टाइम्स ऑफ 2 पाई r n into i। r में r को कैंसिल किया, 2 पाई को, और b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ n into i। ठीक, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बात करेंगे। हाँ, तो देखो इसमें और सोलेनाइड में फर्क क्या है। सोलेनाइड की फील्ड क्या होती थी, एंड से बाहर निकलती थी फिर दूसरे एंड पे आती थी। यहाँ दोनों एंड आपने जोड़ दिया तो इसी में फील्ड क्या रहेगी, घूम घूम के रहेगी। या कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड इज इनसाइड द सोलेनाइड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 0। लेकिन टोराइड, सोलेनाइड के केस में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड भी रहती थी और इनसाइड भी रहती थी, यानी उसके एक्सिस पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इक्वेटोरियल लाइन पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अब इस टॉपिक से 2017 में एक क्वेश्चन आया था, और उस क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज और देखना, ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फर्क क्या था ये रख कर देगा। उसमें ये था कि चलो ठीक है, अगर ये पाइप है, बीच में क्या है, स्पेस है, तब तो आप वहां पे म्यू नॉट ले रहे हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी मीडियम में जाती है तो वहां पे तो म्यू नॉट नहीं लेंगे ना, वहां पे आपको क्या होगा, उस मीडियम की परमियाबिलिटी डिफाइन करना होगा। तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम, एज प्रीवियस वी विल डिफाइंड इन द टर्म ऑफ द, या विद रिस्पेक्ट टू द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो मैं यहाँ पर परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम की बात करता हूँ। जैसे सोलेनाइड लिया गया या कोई वायर ही लिया गया जो मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उसमें एयर ना रख के उसको किसी मीडियम में रख दिया गया, तब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आया था आपका, या सर्कुलर रिंग की वजह से म्यू नॉट I/2R आया था, तो वो उतना तो नहीं आएगा, क्योंकि वो मीडियम की कुछ प्रॉपर्टी होगी ना जो कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो वहां से हम करते हैं कि रिलेटिव परमियाबिलिटी हम एक टर्म डिफाइन करना चाहते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी। और रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या होती है, परमियाबिलिटी ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, है कि नहीं। परमियाबिलिटी ऑफ ए मीडियम, और मीडियम की परमियाबिलिटी मान लो म्यू m है कि नहीं भाई, विद रिस्पेक्ट टू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस बोलना, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी परमियाबिलिटी क्या होती है, म्यू नॉट होती है। तो क्या म्यू आर हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परमियाबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू m, यानी परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ से परमियाबिलिटी ऑफ मीडियम आप लिख पाओगे क्या, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ऐसा लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, बोलना। अब 17 में क्या क्वेश्चन दिया, 17 में क्वेश्चन ये दिया कि एक मेटालिक रिंग है और उसकी रिलेटिव परमियाबिलिटी म्यू आर, और उस पर वायर या कंडक्टर रैप करके क्या बनाया गया, टोराइड बनाया गया है। उस टोराइड के वजह से उस रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। क्या पूछा क्वेश्चन 17 में, क्या बनाया उसने कि एक मेटालिक रिंग है, मेटालिक रिंग मतलब क्या होगा, कंप्लीट रिंग है वो सॉलिड फॉर्म में, तो मेटालिक रिंग आप इस तरह से बना लोगे।
बोलना भाई। तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ बच्चों ने जो मिस्टेक किया था, वो क्या मिस्टेक किया था, वो मेटालिक रिंग एक बार सुने तो उनको समझ में नहीं आया कि ये डिवाइस क्या होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली सिर्फ सोलेनॉइड पढ़े। और मेटालिक रिंग भी तो एक सिलेंडर क्या ही होगी, बट ये है यहाँ पर क्या है, पूरा ये कंप्लीट सॉलिड है कि नहीं भाई? अगर ये कंप्लीट सॉलिड है इस तरह से, इस तरह का एक कंप्लीट सॉलिड ही है, मान लो ऐसा। अब ये रिंग है, तो इक्वेशन तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर ये r डिस्टेंस की है तो मैग्नेटिक फील्ड तो B = म्यू नॉट एन आई नहीं होनी चाहिए ना, बल्कि क्या होना चाहिए, म्यू m n × I होना चाहिए। n क्या होगा, पर यूनिट लेंथ होगा। अब यहाँ म्यू r इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी दिया था, कुछ डिजिट हमको बढ़िया से याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या लगा लेना है, B = म्यू नॉट × म्यू r × n × I। 2 नंबर का क्वेश्चन दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई सारे बच्चे मिस्टेक कर गए थे इसमें, क्योंकि ये शायद उस टाइम नहीं पढ़े रहे होंगे, तो इस टाइप का टोराइड के क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन के साथ साथ ये हम पढ़ते तो जा रहे हैं कि सोलेनाइड क्या है, टोराइड क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें बता दें कि एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जो नेचर में मिलता है, जिसे बार मैग्नेट हम देखते हैं या हाउस हॉर्सू मैग्नेट देखते हैं। और एक मैग्नेट क्या होता है, ये मैग्नेट होता है सोलेनाइड वाला, ये परमानेंट नहीं मैग्नेट, आर्टिफिशियल। हाँ, एक तो ह्यूमन मेड है, और ये किस पर वर्क कर रहा है, करंट पे वर्क कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, म्यू नॉट एन आई है। तो हमको इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की हमको जरूरत पड़ती है। तो एक तो सोलेनाइड क्या है, एक तरह का बार मैग्नेट है। सोलेनाइड क्या है, एक तरह का बार मैग्नेट है, हम लोग इसको प्रूफ करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। और बार मैग्नेट के एप्लीकेशन क्या है, आप समझते हो। दूसरा जो यूज है इसका, टोराइड का जो यूज, तो टोराइड तो बहुत वाइडली यूज डिवाइस है, यहाँ पे तो हम सिर्फ उसका समझिए इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। उस वाइड यूज में एक इंपॉर्टेंट यूज बताते हैं, क्योंकि हम लोग को लास्ट ऑफ द चैप्टर न्यूक्लियाई एक चैप्टर है सेकंड बुक का, उसमें उसका एक एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जिसका एक एप्लीकेशन आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन बम। उस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। अब उस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में एक प्रॉब्लम क्या है, उसमें ये होता है कि लाइटर न्यूक्लियाई को कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करके क्या किया जाता है, उस जैसे ही कंबाइन करते हैं, 2 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, तो हीलियम जैसे मॉलिक्यूल बनते हैं और उससे एनर्जी रिलीज होती है, जैसा सन पे प्रोसेस हो रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है कि नहीं। अभी आगे पढ़ोगे कि जब ये पॉजिटिव चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे आते हैं, फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में आते हैं, तो इनमें न्यूक्लियर फोर्स वर्क करने लगता है। इवन फर्स्ट ईयर में हमने बताया था, और वो कंबाइन हो जाते हैं उससे। जैसे किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन साथ में रहते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, व्हाइल दे हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिपल्सन, अब जो आयन होगा पॉजिटिव आयन गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम इतने करीब लाएंगे कैसे। तो इतने करीब लाने के लिए उसको एनर्जी दी जाती है, हीट किया जाता है। हीटिंग से क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन होगा, बहुत तेजी से मोशन होगा, और वाइब्रेट करते हुए एक टाइम पर वो क्या आएंगे, उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाएंगे और चिपक जाएंगे, और चिपकते ही रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब उतनी थर्मल एनर्जी देने के लिए इस पूरे अर्थ पर कोई ऐसा पॉट नहीं है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो इतना हीट बियर कर सके। उस हीट से पहुंचने से पहले ही वो मटेरियल क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ये प्रॉब्लम हुई कि भाई न्यूक्लियस को कंबाइन किया कैसे जाए, आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कराया कैसे जाए, उसके लिए कंटेनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि इतना हीट देना होगा जिससे वो क्या करें, कंबाइन हो जाए। और वो उतने हीट से पहले ही क्या होगा, जिस पॉट में जिस कंटेनर में रखोगे वो कंटेनर ही क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे मॉलिक्यूल फिर दूर चले जाएंगे। तो उस कंटेनर को या उस न्यूक्लियस को कंटेन करने के लिए हमने क्या यूज किया, टोराइड यूज किया। अब टोराइड के हेल्प से या कॉयल के हेल्प से हम समझाते हैं, टोराइड एक्चुअली यूज किया जाता है। एक कॉयल है, एक कॉयल ये है, इन दोनों कॉयल में अगर करंट फ्लो करा दी जाए तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हम मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कि नहीं भाई? इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बनता है, एक का साउथ बनेगा एक का नॉर्थ बनेगा। अगर इसमें करंट हम मान लें कैसे बन रही है, इसमें करंट ऐसे फ्लो करा दिए तो ये इधर बनाएगा, और इसमें करंट ऐसे फ्लो करा दिए तो ये इधर बनाएगा, है कि नहीं? अब एक चीज और हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर पढ़ा है कि कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में भेजते हैं तो क्या करता है, मोशन करता है। किसी ऑर्डिनरी एंगल से करते हैं तो हेलिकल मोशन करता है। अब सोचो कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल इस पे कोई एंगल बनाते हुए भेज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर जाएगा और इस पे इसे हेलिकल मोशन करने लगेगा, है कि नहीं? यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पर फील्ड स्ट्रांग है, तो हमेशा कहाँ ट्राई करेगा, यहाँ बीच में रुकने का ट्राई करेगा। तो सारे चार्ज पार्टिकल ऐसे यहीं पर ट्रैप होते चले जाएंगे एयर में, स्पेस में, कोई पॉट की जरूरत नहीं है। ऐसे चार्ज पार्टिकल सबके सब क्या होंगे, इसमें ट्रैप कर जाएंगे। ये एक कंटेनर हो गया। कैसा कंटेनर हो गया, जो प्लाज्मा को कंटेन करता है। आप 9th में पढ़े होंगे एक प्लाज्मा स्टेट। उसमें क्या थे कि गैस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो वो हीट करने से क्या होती है, ना तो वो गैस में रहती है ना तो लिक्विड फॉर्म में, बल्कि एक अलग ही उसका स्टेट हो जाता है। वो क्या होता है, प्लाज्मा स्टेट। वो ब्राइट चमकती है। तो हाइड्रोजन को जब इतना हीट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, तो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। उस प्लाज्मा को हमने किसमें कंटेन कर लिया, इसमें कंटेन कर दिया। नाउ इट बिकम ए कंटेनर, और इस कंटेनर का नाम है मैग्नेटिक बॉटलिंग। एनसीईआरटी में वहां देखो ग्रीन कलर में लिखा है जी सर, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक बॉटलिंग हो गई। अब ये कंटेनर तैयार हो गया। यहाँ पर कोई पॉट कोई कंटेनर है नहीं, जो हीट करने पर मेल्ट हो जाएगा या वेपराइज हो जाएगा। अब इसमें उतनी हीट प्रोवाइड कर दी जाती है और रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया जाता है। तो दिस इज द वन ऑफ द वाइड यूज ऑफ टोराइड। ठीक है, ऑप्शनल रीडिंग में एनसीईआरटी में हम वहाँ से पढ़ेंगे। ठीक, इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और फिर नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।